आदाब दुरुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज यूपी हुकूमत ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बजट में वजीर खजाना ने 5 साल में 4 लाख रोजगार देने के साथ कई और ऐलानात किए हैं, जिस पर एसपी लीडर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस बजट पर तालियां बजाई जा रही हैं, इसमें मरकज का भी हिस्सा है। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। वहीं नाजरीन, आजम खान की रिहाई के बाद यूपी का सियासी मंजरनामा बड़ी तेजी से तब्दील होने के इशारे दे रहा है। आजम खान इशारों ही इशारों में कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह रहे हैं। उधर आजम खान केस की पैरवी करने वाले कपिल सिब्बल ने हाथ का साथ छोड़कर एसपी की हिमायत से आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी ने भी कई सवालों को जन्म दिया है। इस बीच शिवपाल यादव की आजम खान से कुर्बत सियासी सफबंदी को हवा दे रही है। शिवपाल का जेल से रिहाई के वक्त साथ खड़े रहना और ये कहना कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकेगी करूंगा। साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि परसों रात भी, यानी 3 दिन पहले की बात वो कर रहे थे कि परसों रात भी उनसे मुलाकात हुई थी और 1 घंटे की यह मुलाकात हुई आजम खान के साथ शिवपाल यादव की। उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त आने पर नए मोर्चे पर फैसला होगा। सियासी माहिरीन का मानना है कि शिवपाल यादव का आजम खान से कुर्बत किसी सियासी ताकत का पेश खेमा है। तो आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसके अलावा अब्बास हैदर साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे बीच मौजूद हैं। 2 रुख का हिस्सा बने हुए हैं। आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले अब्बास हैदर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो बजट आज पेश हुआ और उस बजट पर अखिलेश यादव का रद्देअमल भी आया है, उनका कहना है कि जो बजट पेश किया गया है उसमें मरकज का भी हिस्सा है। इसे आप समझाने की कोशिश करेंगे जरा? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें इन्होंने कहा है कि 4 लाख नौकरियां हम देंगे, जबकि हकीकत बात यह कि पिछले बजट में भी इन्होंने कहा था कि 5 साल में हम 5.5 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन जब आरटीआई में सरकार से जानकारी मांगी तो इनके पास देने को जवाब नहीं था। उसी तरह से इन्होंने फिर कहा कि 4 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन ये नौकरियां सिर्फ कागजों पे देते हैं, पेपर लीक कराती है उत्तर प्रदेश की सरकार। और देखिए, उसके बाद जो है फिर नौकरियां तो लोग युवाओं को मिलती नहीं है, बेरोजगार वैसे ही घूम रहे हैं। बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस बजट में, जैसे कि इन्होंने अपने संकल्प पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल आधा करेंगे। इसके लिए बजट में क्या कोई प्रावधान इन्होंने किया है? नहीं किया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। किसानों के लिए कोई इस बजट में कुछ भी नहीं है देखने के लिए। यहाँ तक कि आप समझिए कि इन्होंने ये तो जरूर कहा कि 14 दिन के अंदर किसानों का जो गन्ना किसानों का बकाया उसका पेमेंट करेंगे और अगर नहीं हुआ तो उस पर ब्याज देंगे, जबकि ये गन्ना एक्ट पहले से बना हुआ है, उसमें भी ये प्रावधान है। लेकिन उसको लेकर के पिछले 5 साल आप ऐलानात की बात कर रहे हैं। अब्बास हैदर साहब, आप ऐलानात की बात कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहती थी आपसे कि अखिलेश यादव ने जो इस बजट पर तंज कसा है, उन्होंने कहा है कि जो लोग तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं इस बजट पे, दरअसल इस बजट में मरकज का भी हिस्सा है। तो इसको मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बजट पेश होता है सरकार का तो अपोजिशन पार्टियां और अगर मीडिया की बात करें तो वो भी हर चीज को देखता है। मैं आपके जरिए समझना चाहती हूँ कि मरकज का हिस्सा, यदि मरकज सेंट्रल गवर्नमेंट का एडिशनल हिस्सा है, ये समझ नहीं आया। जरा आप लोगों को बताएं, अगर इस हवाले से कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई हो तो। देखिए, जो बजट होता है वो सरकार का जो एस्टिमेट होता है उसका जो है आप समझ लीजिए बैलेंस होता है और कुछ नहीं होता है बजट। हकीकत बात यह है कि जो केंद्र सरकार की जो खराब बजट आए हैं, जिस तरह से महंगाई देश में लगातार बढ़ती जा रही है और उसके लिए केंद्र सरकार का रुख एकदम आंखों पे पर्दा डाल रखा है मरकजी हुकूमत ने, और वो उसकी तरफ देखने को नहीं है। और जहां तक कि देखिए मरकज का ये हिस्सा होता है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जितनी भी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजना होती है, राज्य सरकार की योजना होती है, उसमें से केंद्र सरकार बजट देती है उन सब ज्यादातर योजनाओं में। तो इस तरीके से इसको कहा गया है। और खास बात यह है, जैसे डीआरडीए है तो डीआरडीए में 75% फंड केंद्र सरकार देती है, 25% राज्य सरकार देती है, लेकिन ज्यादा वो राज्य सरकार के थ्रू है। तो कहने का मकसद ये है,
जी, लेकिन मेन बात देखिए, बात क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में और देश में जो बदहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बजट जिम्मेदार हैं। इसके लिए आप किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसके लिए दोनों दोषी हैं। ये बात बार बार कही जा रही है और ये किसी से छुपी नहीं है बात। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, ये मेरे डाटा नहीं, सीएमआई के डाटा है, तो अब तक का सबसे अच्छा और बढ़िया बजट बताया जा रहा है इसे। देखिए, मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से चुनाव से पहले वादे किए थे, उन किसी वादों पे खरी नहीं उतर रही है। ये सिर्फ विभागों को बजट एलोकेट तो किया गया है, लेकिन आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है इस बजट में। आप समझिए, मैं कह रहा हूँ सबसे शुभेंदु शेखर अवस्थी समस्या उत्तर प्रदेश में यूपी के सियासी मंजरनामे पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बजट पेश किया गया है उस पर आपकी राय। और अभी अब्बास हैदर साहब सीधे तौर पर कह रहे थे कि कुछ नया नहीं है, तमाम पुरानी वही सारी बातें हैं। इस बार कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, कुछ ऐड किया नहीं सरकार ने, जो वादे आपने किए थे। अब्बास साहब भूल गए कि ये चुनाव खत्म हो गए और वो हार चुके हैं। वो फिर चुनावी भाषण दे रहे थे। हमने पिछले बार भी चुनाव के समय बताया है 4,18,000 लोगों को नौकरी दी है आरटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से, और इसमें एक फिगर का 1% का भी खत्म हो जाए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। मैं बड़े शालीनता से और बड़े डाटा के साथ बताना चाहता हूं अब्बास साहब को। और इस साल भी हमने 5 लाख लोगों का, इस 5 सालों में हमने प्रोविजन किया है 5 लाख लोगों को जॉब देने का, सरकारी नौकरी। केजरीवाल जी की तरह नहीं किया है कि हमने 12 लाख बोला और 440 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि नकल पेपर आउट हो गया, हम पेपर आउट करा रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। आप जिस विषय पर बात किया जा रहा है 6,15,000 करोड़ का जो ये पूरा बजट बनाया गया, ये खाली यूपी को सरकार को देना है, इसमें केंद्र सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। तो समाजवादी पार्टी तो कह रही है ना कि एडिशनल बजट है, मालूम ही नहीं है अखिलेश जी को कैसे पता चला उनके। इसके अलावा जो पैसा दिया जाएगा, ये जो बजट, जो स्टेट गवर्नमेंट बजट बनाती है, वो अपने पास जो उसकी अर्निंग्स आती है वो है, जो वो व्यय करेगी पूरे साल भर के अंदर। उसको कहीं बोरोइंग करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कर सकती है और बाहर बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कर सकती है। पर इसमें 6,15,000 करोड़ का बजट इसलिए बनाया गया है कि यूपी को एक बहुत स्पीड से बढ़ाया जा सके। पर इसमें ये सिर्फ यूपी सरकार का बजट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा है या नहीं है शुभेंदु शेखर साहब? यही मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि किसी आम इंसान ने नहीं, समाजवादी पार्टी का बड़ा लीडर अखिलेश यादव अगर इस तरह की बातें कहते हैं तो उस पर आपका जवाब लाजमी है। देखिए सना जी, ये हो सकता है कि यदि कोई फंड्स की कमी आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लोन ले ले। नहीं हो सकता है क्या, बताइए आप। नहीं, फंड्स लिया जा सकता है, पर 6.15 लाख करोड़ का जो बजट है ये यूपी का बजट है, जो यूपी सरकार पे करने वाली है। ठीक है, तो ये साफ कर रहे हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। अब देखना होगा, अब इस मौजू से थोड़ा सा हटकर इस वक्त सियासी मंजरनामे की तब्दीली के हवाले से मैं सवाल करना चाहूंगी। आज बजट पेश किया गया, इसीलिए शुरुआती जो रिएक्शंस थे वो आप दोनों से मैंने लेना जरूरी समझा। अब मैं चाहती हूँ जो इस वक्त चल रहा है अंदर खाने, क्या अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा है, इस पर कई तरह के माहिरीन ने ख्यालात का भी इजहार किया है। सबसे पहले अब्बास हैदर साहब, अगर आजम खान की रिहाई की बात से लेकर अब तक की बात की जाए तो इशारों में आजम खान कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जिसमें बहुत गहराई होती है। क्या ये माना जाए कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्योंकि अगर जब ओथ ले रहे थे आजम खान तो उस वक्त तो बड़े लीडर का पहुंचना वहां पर जरूरी था, तब भी अखिलेश यादव वहां पर नदारत रहे, तो मतलब दूरी अभी बनी हुई है, क्या ये समझा जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आजम खान साहब कई बार इस बात को दोहरा चुके कि नाराजगी की कोई वजह ही नहीं है, कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। और देखिए, शपथ ले रहे थे वो तो कोई जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायकों ने शपथ ली, बहुत से बड़े नेताओं ने शपथ ली जो बाद में आए, तो या उससे पहले भी समाजवादी के भी और नेताओं ने शपथ ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे या मुख्यमंत्री पहुंचे, तो ये कोई देखिए बात नहीं होती है। आजम खान साहब बार बार इस बात को कह चुके हैं कि नाराजगी कोई वजह नहीं है। लेकिन आप आजम खान साहब ये भी कहते हैं कि फोन नंबर शायद मेरा मुलायम सिंह यादव के पास नहीं होगा,
होगा या फिर मिस देखिए, हो गया होगा, मैं अपनी इस बात बात को पर भी complete कर लूं, फिर आप अगर नहीं नहीं नहीं, दूसरा सवाल आप कह रहे हैं पूछेंगे। बार बार कह चुके, तो आजम खान साहब ये बात भी कहते हैं, इसीलिए तो हमने ये मौजू रखा है कि आखिर क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जो हालात आजम खान सियासी साहब ने हालात कभी हैं ये बात वो नहीं पहले की। से आजम बहुत खान मुख्तलिफ साहब- हैं, आजम इतना तो खान पता साहब है। ने बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। आजम खान साहब ने बार बार ये बात कही, देखिए मैं आपसे दोहराना चाहता हूं, आजम खान साहब ने बार बार ये बात कही कि नाराजगी की बात तो मीडिया में सुन रहे हैं और नाराजगी की कोई वजह नहीं है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान साहब को बेल देने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है। इस आर्टिकल 142 के इस्तेमाल का मतलब यह होता है कि उनके साथ ज्यादती की गई, झूठे मुकदमों में फंसाया गया, कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उसका गलत इस्तेमाल किया गया। इन बातों को छुपाने के लिए, इन चीजों से मुद्दों को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रचार करती है कि आजम साहब खफा है या कोई ऐसी कोई वजह नहीं है। और जहां तक शुभेंदु जी अभी जो पहले बजट के बारे में बात कर रहे थे, मैं उसके बारे में इनको बताना चाहता हूं कि 5.5 लाख नौकरी देने का आपने वादा किया था और 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था पिछले संकल्प पत्र में 2017 में। और जब हम लोगों ने, आपने कहा कि हमने 5 लाख नौकरियां दे दी, जब आरटीआई में हमने मांगा तो आपने कहा डेटा उपलब्ध नहीं है कौन से विभाग में कितनी नौकरियां दी। आज फिर आप 4 लाख देने का वादा कर रहे थे। जब आपने, सरकार ने इकबाल खो दिया, जब सरकार ने विश्वास खो दिया जनता का, तो हम कैसे आपकी बात में यकीन माने कि आप नौकरियां देंगे। और जहां केंद्र और राज्य की आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो केंद्र सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को करीब, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 15% से ज्यादा स्टेट वैट लेता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहां से राज्य सरकार को आय होती है, रेवेन्यू आता है स्टेट गवर्नमेंट का बजट में। तो ये चीजें हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। और उत्तर प्रदेश की जनता का बजट दोनों ने मिलकर खराब किया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजटों ने मिलकर हमारे प्रदेश की जनता का बजट खराब किया, ये सबसे बड़ी बात है। और कुछ सियासी तब्दीली की जो सुगबुगाहट और जो आहट दिखाई दे रही है, खटपट जो चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना अब्बास साहब? देखिए, कोई ऐसा तो हमारी पार्टी में कुछ नहीं है। जहां तक कपिल सिब्बल साहब के राज्यसभा जाने का अगर आप सवाल पूछ रही हैं, तो मुझे लगता है कि सिब्बल साहब को जैसे नेता को कोई इसमें दो राय नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में बनाए रखा जो वहां पे डिजर्व करता है रहना, जो उनके अकम्प्लिशमेंट हैं वो हमारे देश में, चाहे वो कुछ खटपट नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का कहना है कि आजम खान की रिहाई के बाद कुछ ऐसा चल नहीं रहा, लेकिन माहिरीन ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ी सियासी ताकत है जो है, जिसकी नजरें जो हैं आजम खान और डेवलपमेंट्स पर लगी हुई। हो सकता है कि उन्हीं के जरिए तमाम चीजें कराई जाती होंगी, और इसका शक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे पर भारतीय जनता पार्टी पर जाता है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। सना जी, मैं पहली चीज कहता हूं, आजम खान जी छूटते हैं या उससे जब नहीं छूटते हैं तो केवल शिवपाल यादव जी मिलने जाते हैं। छूटने के समय पर खाली शिवपाल जी वहां पहुंचते हैं। पिछले 6 दिनों के अंदर 2 बार उनके घर पे गुप्त बैठकें हुई। और आजम खान जी जब ओथ ले रहे थे तो अखिलेश यादव जी अंदर बैठे थे, आजम खान जी उनसे मिलने नहीं जाते हैं और अखिलेश यादव जी बाहर नहीं आते हैं, मुलायम सिंह जी उनसे बात नहीं करते हैं। ये सब कुछ ठीक है तो मैं मानता हूं कि आपका घर ठीक होगा, हमको क्यों आपके घर में झांकना है। और ऐसे समय पर जब सब कुछ ठीक नहीं हो, लोग ये कहें बिल्कुल ठीक चल रहा है। आजम खान बार बार कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी के पास मेरा नंबर नहीं है। आजम खान जी बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भैया वो बड़े आदमी हो गए, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। और मुलायम सिंह जी तो पुराने साथी हैं उनके, और खासकर जब ये राज्यसभा का तय हो रहा था उनको बुलाया तक नहीं गया मीटिंग में, शिवपाल यादव जी भी नहीं को बुलाया गया। तो ये सब चीजें लगती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसका शक तो भारतीय जनता पार्टी पर भी जा रहा है ना। हमने क्या किया, कह रहे हैं कि ज्वाइन कराया क्या? इसके पीछे एक सियासी ताकत, बड़ी सियासी ताकत है जो अभी कुछ चल रहा है। शिवपाल यादव बार बार मुलाकात करने पहुंच रहे हैं आजम खान से, इसके पीछे वो मुलाकात करवाने के लिए उन्हें किसी सियासी पार्टी का उनके ऊपर हाथ है। नहीं, आप शिवपाल जी उनकी पुरानी दोस्ती थी, मुलायम सिंह जी के साथ भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब इनके, अब देखिए, ये हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ लेन देन का हिसाब है पुराना, जो इसके कारण लोगों के आपस में नहीं बन पा रही है।
ये लोग जाने, इनका काम जाने। और इनको ऐसा लग रहा था कि सरकार बन जाएगी तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, वो हो नहीं पाई, तो अब और खींचालेदर हो रही है। सपा इस समय 3 पार्ट में बंटने वाली है। एक अखिलेश यादव जी और उसको चलाएंगे, दूसरे हमको ऐसा लगता है कि ये अपना शिवपाल यादव जी और बाकी ये लोग मिला के एक अलग से संगठन बनाएंगे, और इसके बीच में एक तीसरा और निकलेगा। हाँ। जो दोनों साथ में अपने लाइन नहीं करता है। तो अगले 2-4 महीने में देखते हैं क्या होता है। तो 2-4 महीने में कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर की तरफ से कहा जा रहा अब्बास हैदर साहब कि 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी समाजवादी पार्टी। 2 से 3 महीने ही सिर्फ बाकी हैं। आजम खान का एक हिस्सा होगा, धड़ा होगा, और दूसरा अखिलेश यादव का होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कई धड़ों में पहले ही तकसीम हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। हम लोगों ने देखा है किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के चारों तरफ किन किन को मंत्री बनाया गया, वो हम सब जानते हैं। किस तरीके से उनके कहने पे मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनाया गया, वो कितना नाराज थे, क्या क्या बात हुई, सबको पता है। लेकिन जो शुभेंदु जी को इतनी जानकारियां हैं, मैं सुन रहा था, बहुत बात तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, उसी के साथ भी जवाब दीजिएगा। जब इतनी सारी बातें चल रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ये सवाल कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वजह है ना। अगर तमाम वजह नहीं है तो इन तमाम सवालों पर पर्दा डाल के वो वैसी ही कुर्बत दिखाई देनी चाहिए जैसे पहले थी समाजवादी पार्टी और आजम खान और बड़े लीडरों के दरमियान। आजम खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो थोड़े दिन आराम करेंगे। वो खुद सदन में भी नहीं गए, उन्होंने सिर्फ शपथ ली, वो वहां से निकल गए। वो जेल से निकले हैं, 75 साल उनकी उम्र है, वो कह चुके हैं इस बात को साफ साफ। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी संदेह वाली बात रह जाती है। अब मुझे लगता है शुभेंदु जी को शायद ज्यादा पता है कि कौन कहाँ बैठा था और कौन किससे नहीं मिला था। मुझे तो इसका इल्म नहीं है बहरहाल। लेकिन देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है समाजवादी के बारे में ऐसा? भाई, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने चुनौती दी पिछले विधानसभा चुनाव में, किस तरह से हम 19% से 37% वोट शेयर पे पहुंच गए उत्तर प्रदेश में, किस तरह से 2.5 गुना सीटें हमारी बढ़ गई, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, आप समझ लीजिए समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से सीटें लोकसभा में पाई, तो कहीं ना कहीं केंद्र में भी इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। इस बात को बखूबी जानते हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें उड़ा रहे हैं। जबकि कई बार ये चीजें साफ हो चुकी हैं आजम खान साहब की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय रह गई है। शुभेंदु साहब, बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी ने दी आपको, लोकसभा में भी चुनौती देने के तौर पर ही आप देख रहे हैं कई लोग, और समाजवादी पार्टी खुद ये मानती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी चुनौती देगी। इसी डर की वजह से ये तमाम चीजें और ये तमाम बातें फैला रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के हवाले से। समाजवादी पार्टी का कहना है, क्या ये हकीकत है? ये तो जब यूपी में भी चुनाव चल रहा था तब भी यही कह रहे थे कि हम 300, 350, 400 सीटों से ज्यादा लेके आएंगे। भैया, जहां तक आपको छोड़ा गया है आपको पता चल जाएगा, और लोकसभा में भी पता चल जाएगा। जिस तरीके से आप राज्यसभा में चुनाव के चाहिए, विधानसभा में चुनाव के समय पे आप कह रहे थे कि भैया हम तो बिल्कुल सरकार बनाएंगे और रुकना, सभी ऑफिसर लोग जाएंगे नहीं। लेकिन चुनौती तो समाजवादी पार्टी ने दी आपको। कुछ देखिए, ऐसी कोई चुनौती भले ही सरकार आपने बनाई, लेकिन सीटें कम हुई। नहीं, देखो 283 सीटें आना, 273 सीटें आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और एंटी इनकम्पेंसी भी होती है हमारी सरकार के रहते हुए भी। हमने अच्छे काम किए और अच्छा काम कर रहे हैं। 100 डेज के अंदर जो हमारा रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, उसमें भी बहुत अच्छे रिपोर्ट आएंगी कि हमारी सरकार आने के अंदर। लेकिन लोगों की नाराजगी तो दिखी ना, जो वो आपके जो सीटें कम हुई उसको आप एंटी इनकम्बेंसी बोल रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी क्यों होती? लोग नाराज होते हैं सरकार से, सरकार को बदलना चाहते हैं। कोविड का 2 साल था, किसान आंदोलन था, इनका और जैन का मिलना था, बहुत सारी जितनी भी शक्तियां थी सब एक हो गई। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में मायावती और कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई। वो वोट भी इनको क्या,
हमारा अगेंस्ट में जो ठीक, था, अच्छा ये वो बताइए था, शुभेंदु शेखर साहब, अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत इंटरेस्ट ले रही है अभी आजम खान और समाजवादी पार्टी के हवाले से, क्योंकि मुझे याद है कि जब आजम खान साहब सीतापुर जेल में मौजूद थे, कैद थे, उन्हें मुकैद रखा गया था, उस वक्त बड़े सियासी लीडर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे थे, तो एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं कैसरगंज से, वो एमएलए हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो भी मुलाकात करने पहुंचेंगे और उनके साथ जुल्म हो रहा, तो आप ही की सरकार पर ये इल्जाम है कि जुल्म हो रहा था और आप ही के लीडर्स कह रहे थे कि मुलाकात करने के लिए जेल पहुंच जाएंगे। हालांकि इस हवाले से आगे कुछ खबरें नहीं आई कि वो मुलाकात करने पहुंचे या नहीं पहुंचे। अब जब बाहर आ गए तो क्या आजम खान से मुलाकात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिलचस्पी रख रही है? देखिए, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले भी नहीं थी, और उनकी जो विचारधारा है उससे हमारी विचारधारा मिलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले भारत माता को माता न कह के डायन कहा था, तो वो विचारधारा कभी भी मिलेगी नहीं। और किसी भी नेता से मिलना, किसी की तबीयत खराब होना, किसी के उसको जाना, ये तभी संभव हम लोग का हमेशा सामाजिक जीवन में करते हैं। हम हो सकता है वैचारिक मतभेद होते रहे हों, पर हम व्यक्तिगत रूप से यदि कोई व्यक्ति मिलता है तो उसका सम्मान करते हैं। तो वैसा हो सकता है किसी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो, तो हमारी वैचारिक मानसिकता कभी भी आजम खान जी के साथ मिलकर आपकी वैचारिक मतभेद नहीं है। अरे आजम खान जी पे बात कर लो भाई। अब्बास साहब क्या सवाल कर रहे थे, एक बार फिर से दोहराइएगा। आप क्यों सरकार बनवा दिया? मैं कह रहा हूँ महबूबा मुफ्ती साहब से भी आपकी वैचारिक मतभेद नहीं है। महबूबा मुफ्ती साहिबा, ठीक है, मैं सवाल करना चाहती हूँ, एक सेकेंड। अब्बास साहब आपसे, आपने कहा कि आजम खान अखिलेश यादव के बीच ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के बीच ऐसा कुछ नहीं है, फिर शिवपाल यादव इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मदद करता रहूंगा। साथ ही गुज़िश्ता दिन उन्होंने कहा कि नए मोर्चे के हवाले से उन्होंने कहा कि जल्द फैसला होगा, तो इस पर क्या राय है समाजवादी पार्टी की? देखिए, ऐसा है कि जब आजम खान साहब रिहा हुए, ये कहना गलत है कि समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे थे, बड़े लीडर, हमारे सहारनपुर ग्रामीण के विधायक है वो भी वहां मौजूद थे। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं है। शिवपाल जी भी मिले, वो सामाजिक जीवन में है, वो मिलते हैं, क्या बात करते हैं, ये उनका आपस का विषय है, उसमें मेरी कोई टिप्पणी का कोई मतलब नहीं। तो नए मोर्चे की अगर वो बात करते हैं तो क्या ये आपस का विषय है? ये आपस का मौजू है? अगर मुलाकात के बाद कोई लीडर ये कहता है कि जल्द ही नए मोर्चे पर फैसला होगा, नए फ्रंट पर इस हवाले से बताया जाएगा, तो ये आपस की बात है। बिल्कुल, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के मोर्चे के साथ तो रहे ही हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़े हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का सिंबल चुनाव आयोग ने सीज कर दिया था, और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वो विधायक हैं। हालांकि उनकी अपनी पार्टी है, तो वो मोर्चे के साथ तो है समाजवादी पार्टी के। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या सिब्बल साहब को समाजवादी पार्टी ने बड़ी दूर से अपनी पार्टी का समर्थन देकर बुलाया है, ये समझा जाए? जब डैमेज होगा तब तो कंट्रोल करेंगे, जब डैमेज ही नहीं है तो कंट्रोल क्या ठीक करना? है। सिब्बल साहब को पिछली बार राज्यसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी के 28 विधायक थे शायद, और आप देखिए कि जो उससे ज्यादा विधायकों की जरूरत थी, तो कुछ डैमेज ही नहीं है तो कंट्रोल क्या करेंगे? शुभेंदु शेखर साहब, सिब्बल साहब के हवाले से वो भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, जो समर्थन, जो हिमायत दी है समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए? विधानसभा अध्यक्ष को आजम खान जी ने एक लेटर लिखा, और उसमें लिखा कि वो 6 बार से एमएलए हैं, उनको तीसरी रो में जगह क्यों दी गई? तब जो जवाब दिया हमारे विधानसभा के लोगों ने कि भैया कौन कहाँ बैठेगा, ये आपके प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश जी ने बताया, तो उनको बैठने में भी तीसरी लाइन में जगह दी गई है, और साफ कह रहे हो सब कुछ ठीक है। यही शिवपाल यादव के लिए भी है। मैं ये कह रहा हूं, आप कितनी बार भी कहो कुछ डैमेज नहीं, पर अखिलेश यादव जी ये भी कर सकते हैं जब कि पहली दूसरी लाइन में उनको बैठा नहीं सिब्बल को लेकर क्या कहेंगे, क्या राय रखते हैं? ये विधानसभा नहीं, ये विधानसभा तय करती है दलीय। क्या आजम साहब को मनाने का एक तरीका है? आजम खान साहब, अब्बास साहब, ये गलत बात है। ये विधानसभा तय करती है, प्रक्रिया होती है, और आजम खान साहब 6 बार नहीं 10 बार के विधायक है। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा, आप गलत मिस कोट कर रहे हैं।
शायद इस आप बात जाके को। चेक करिए ना, 10 बार के आप विधायक जाके चेक करिए, और लेटर ये क्या है ऑलरेडी। विधानसभा तय करती है कि कहाँ बैठेगा कौन। सर, ठीक है, तो आपका आदमी कहाँ बैठा विधान है? मंडल उत्तर प्रदेश बताएगा। में विधानसभा अध्यक्ष को दिया भले है। ही लीडरों की जबानी ना सुनी जाए, लेकिन जो बड़े लीडर हैं उनकी तरफ से दूसरे लीडर की कुर्बत वैसी नहीं रही है जैसे पहले थी, और बीच बीच में इशारों ही इशारों में बातें कह देना बहुत गहराई की तरफ इशारा करता है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाता है। बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में देखना ही होगा कि क्या इस हवाले से कुछ तब्दीली दिखाई देती है नहीं, जो इस वक्त थोड़ी सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, आहट दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अब्बास साहब, शुभेंदु साहब, इस मौजू पर अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब।